So, hi everyone, myself Dr. Milind, and today's topic of discussion is under endocrinology section, that is Paget's disease of the bone. So, we are not talking about Paget's disease of nipple, that is a case of surgery in which female usually suffers from ductal carcinoma of breast that manifests as Paget's disease of nipple. It is not a benign disease, it is a malignant disease and has a very poor prognosis. तो आपको डिफरेंशिएशन दोनों में पता होना चाहिए, दोनों के नाम में पेजेट्स है बट बोथ आर इंटायरली डिफरेंट। तो हम पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो एक बार बताओ, तुम में से कभी किसी ने पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन देखा है क्या अब तक? जस्ट गिव मी अ थम्स अप और यस और नो अगर तुम में से कभी भी किसी ने देखा है तो। पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन नहीं देखा ना किसी ने। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि क्योंकि पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन इज यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक और ये मोस्ट कॉमनली डायग्नोज कब होता है, पेजेट्स डिजीज कब डायग्नोज होता है, जब आप किसी और डिजीज को इवेल्युएट कर रहे होते हो। जैसे एक पेशेंट ऑर्थो की सर्जरी कराने आया और उन्होंने रूटीन वर्कअप कराया। वर्कअप कराते वक्त उन्होंने देखा यार इसका एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, कैल्शियम नॉर्मल है, फॉस्फोरस नॉर्मल है, विटामिन डी नॉर्मल है, लिवर नॉर्मल है, everything is normal, only alkaline phosphatase is raised. Then they get a physician reference, or if orthopedician is smart enough, वो सोचेगा it is a Paget's disease of bone. Isolated alkaline phosphatase का raised होना with a normal liver is sign of Paget's disease. Spot on diagnosis है, 2 मिनट में आप PHC में भी बैठ के, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठ के डायग्नोसिस बना सकते हो। तो ये आपने केस इसलिए नहीं देखा बिकॉज यूजुअली पेशेंट डू नॉट प्रेजेंट विद एनी सिम्टम, बट द मोस्ट कॉमन सिम्टम इफ अकर्स इन द पेशेंट इज बोन पेन। मतलब वो बोल के आएगा, मतलब like if he has a Paget's of skull that you know as cotton wool skull, तो उसके अंदर उसका हेडेक होएगा, वेजोडाइलेशन होगा हेडेक के अंदर, वार्म हेड होएगा उसका क्योंकि वेजोडाइलेशन वेस्कुलरिटी बढ़ गई, उसके हेड का साइज इंक्रीज हो रहा होगा। अगर पेजेट्स डिजीज ऑफ लंबोसेक्रल कमर का दर्द है तो समटाइम्स आप उसको सिर्फ एक स्पाज्म की तरह ट्रीट करते हो, इट इज एक्चुअली ए पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन। ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, समटाइम्स सिंपल इन्वेस्टिगेशन, समटाइम्स नॉट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिंपल इन्वेस्टिगेशन से आप बड़े बड़े डायग्नोसिस बना पाओ। जैसे कमर दर्द का पेशेंट आया तो यूजुअली आप कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं कराओगे और अब ठीक है एक एंटीस्पाज्मोटिक देके भेज दिया, फॉर वंस इट इज गुड। लेकिन वो पेशेंट आपके पास 6 महीने से आ रहा है कि डॉक्टर साहब किसी दवाई से कमर दर्द सही नहीं हो रहा, you should get a CBC and a RFT LFT done because you should have to think of two causes. First is multiple myeloma, क्योंकि मल्टीपल माइलोमा के अंदर बोन का इन्वॉल्वमेंट होता है और वो बैकएक के साथ आता है विद एनीमिया, तो आप सीबीसी में एनीमिया देखोगे, और क्रैब आप बोलते हो जिसके अंदर, तो सीबीसी में एनीमिया देख लोगे, आरएफटी में डिरेंज रीनल फंक्शन देख लोगे, और इंक्रीज एल्ब्यूमिनोग्लोबिन रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज हाउ यू इन ए पीएचसी लेवल यू कैन डायग्नोज अ केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। या फिर आप उसमें देखोगे सिर्फ एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, सो इट इज ए केस ऑफ पेजेट्स डिजीज। सो पेजेट्स डिजीज यूजुअली बोन पेन के साथ आएगा या फिर एसिम्प्टोमेटिक होगा। और वॉल्यूम कम हो रही है क्या? यार अभी वॉल्यूम क्लियर है विनय? और किसी को भी वॉल्यूम में इशू आ रहा है? ठीक है, ठीक है। इफ एनीबडी हैज इशू प्लीज डू कम्युनिकेट यार, आप मेरे को चैट पे भेज देना। तो ये पेजेट्स डिजीज के बारे में, ठीक है, गुड गुड, ठीक है। तो पेजेट्स के बारे में ये अपना इंट्रोडक्शन हुआ कि यार न्यू बोन, और अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि पेशेंट कैसे आपके पास आएगा और कैसे आप मिस करोगे उसको। और पेजेट्स डिजीज इज ए टाइप ऑफ मेटाबॉलिक बोन डिजीज जो कि काफी प्रोग्नोसिस पेशेंट का खराब करता है। इसके दो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट फेलियर एंड ऑस्टियोसार्कोमा। तो इसको डायग्नोज करना और ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड इट इज वेरी ट्रीटेबल, वेरी इजी टू ट्रीट। तो अब अपने डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेजेट्स डिजीज। आखिर पेजेट्स डिजीज होती क्यों है? बिकॉज पेजेट्स के अंदर क्या होता है, देयर इज इंक्रीज ऑस्टियो, देखो पहली बात अभी मैं शॉर्ट में बता दूं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दो सेल होते हैं दिमाग में, इसको भी फिट कर लेना। पूरी फिजियो, पूरी फार्मा और पूरी मेडिसिन में जब भी बोन की पैथोलॉजीज आएगी ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ऑस्टियोब्लास्ट में ब्लास्ट वर्ड आ रहा है लेकिन वो ब्लास्ट नहीं करते, वो बोन फॉर्म करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट में क्लास्ट आ रहा है, वो उल्टा काम करते हैं, मतलब दोनों चीजों में उल्टा होता है। ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म्स द बोन, ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्ब्स द बोन। ठीक है। तो पेजेस डिजीज के अंदर क्या होता है, ऑस्टियो
ऑस्टियोब्लास्ट बहुत कम होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, दैट रिजॉर्ब्स द बोन, वो बोन को वीक करेगा, खोखला कर देगा, और साइमल्टेनियसली उसके रिफ्लेक्स में ऑस्टियोब्लास्ट बढ़ते हैं जो कि बोन बनाएगा, लेकिन बहुत ही डिफॉर्म्ड और एबनॉर्मल बोन मैट्रिक्स बनते हैं। ये क्या हो गया? पर वो बोल ये क्या चल रहा है आदि भाई? ओहो ओहो Okay. तो सॉरी यार, ये किसी का माइक्रोफोन ऑन रह गया था, आई क्लोज द माइक्रोफोन। तो होता क्या है कि देयर इज रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन एंड देयर इज पुअर बोन फॉर्मेशन, abnormal irregular बोन बनती है, जिसके कारण देयर इज फ्रेजाइल बोन एंड द रिस्क ऑफ द फ्रैक्चर इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन केसेस ऑफ Paget's disease. That is the gross pathophysiology. One thing important that I want you to learn is कि पेजेट्स के अंदर एक चीज होती है कि इसके अंदर देखो, नॉर्मल जो बोन होती है उसमें ब्लड सप्लाई रन कर रही होती है। पेजेट्स में ड्यू टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन तो इंक्रीज फॉर्मेशन का स्टिमुलेशन आता है, और फॉर्मेशन के चक्कर में बोन ब्लड सप्लाई भी बढ़ाती है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके रिफ्लेक्स में वहाँ फॉर्मेशन फैक्टर्स लाने के लिए ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, और ब्लड सप्लाई बढ़ने के कारण तो बोन बिकम्स वेरी वेरी वेस्कुलर। तो इसीलिए आपने पढ़ा होगा इसमें क्या वार्म हेड होता है, पेशेंट का हेड हो तो वार्म हेड होता है, बिकॉज वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है। अब आप समझो कि यहाँ ब्लड सप्लाई भी बढ़ रही है, तो अगर ये बोन टूटेगी इट विल ब्लीड प्रोफ्यूजली। ठीक है, पेजेट्स की बोन अगर टूटेगी इट विल ब्लीड प्रोफ्यूजली। ये अभी आपको मैं बताऊंगा व्हाई इट इज रेलेवेंट टू नो, बिकॉज एक पेशेंट आया पेजेट्स का, पेजेट्स का कोई पेशेंट नहीं है, एक पेशेंट आया रूटीन कि उसके दिल में 3 आर्टरीज ब्लॉक है, ट्रिपल वेसल डिजीज है, ही इज प्लान फॉर बाईपास ग्राफ्टिंग। आपने बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए उसको एडमिट करा, आपने प्री ऑपरेटिवली सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, शुगर, HbA1c, यूरिन कराया, सब नॉर्मल है, सिर्फ एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ। ठीक है, अब आपको बताता हूँ एल्कलाइन फॉस्फेटेज के क्या क्या सोर्स होते हैं। एनीबडी नोस एल्कलाइन फॉस्फेटेज के सोर्स? वही तो बताओ यार, ऐसे मत करो। कोई भी नहीं आइडिया? चलो ठीक है, देखो अभी मैं किस किस हेडिंग्स में, देखो हर टॉपिक अपना इस हेडिंग्स में होता है, सभी नोट्स अपने पहले पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं, फिर अपने साइन एंड सिम्टम पढ़ते हैं, फिर डायग्नोसिस पढ़ते हैं, फिर ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। मैंने पैथोफिजियोलॉजी आपको बता दी, बहुत बढ़िया लिवर, बहुत बढ़िया विनय, इट इज लिवर एंड अदर इज बोन, थर्ड इज प्लेसेंटा दैट आई वांट यू टू लर्न, मैंने वो सब नोट्स में लिखा हुआ, डू नॉट वरी। तो अभी अपने ने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली, साइन एंड सिम्टम मैंने बताया, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होगा, सिम्टम होगा तो बोन पेन होगा और फ्रैक्चर के साथ आएगा, दीज आर द सिम्टम। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट पार्ट। तो होता क्या है, एक मेल आया जो कि बाईपास के लिए आया है और नॉर्मल है, सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी सब कराया, एल्कालाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ। अब एल्कालाइन फॉस्फेटेज के 3 सोर्स होते हैं, मैंने 60-year-old मेल बोला है तो प्लेसेंटा तो सोर्स गया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यंग फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल। अब 2 सोर्स बचे, वन इज लिवर, वन इज बोन। तो अब आप क्या करते हो, एल्कलाइन फॉस्फेटेज लिवर से बना है या बोन से बना है, इसके लिए जीजीटी कराते हो। ठीक है, तो आपने जीजीटी कराया है, जीजीटी भरा हुआ है, मतलब वो लिवर की प्रॉब्लम है, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की तरफ पिक्चर जा रही है। अगर जीजीटी नॉर्मल है इसका मतलब लिवर से एल्कलाइन फॉस्फेटेज रिलीज नहीं हो रहा, बोन से रिलीज हो रहा है। तो आइसोलेटेड एल्कलाइन फॉस्फेटेज का रेज होना विद नॉर्मल कैल्शियम, नॉर्मल फास्फोरस, नॉर्मल विटामिन डी एंड नॉर्मल लिवर, द स्पॉट ऑन डायग्नोसिस इज पेजेट्स डिजीज। ठीक है, आपने पेजेट्स डायग्नोज कर लिया, कंफर्म कैसे करोगे? पहले आपको सस्पेक्ट करना है, सॉरी सस्पेक्ट कर लिया पेजेट्स, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज बोन सर्वे, आप पीएचसी पे भी करा सकते हो, इसलिए फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन बोलो, इट इज नॉट द बेस्ट बट इट इज द फर्स्ट। बोन सर्वे और कुछ नहीं होता, बॉडी के अलग अलग हिस्सों के आप बोन के एक्सरे ले लेते हो, स्कल का ले लोगे, हैंड का ले लोगे, अपना थॉरेक्स का ले लोगे, लेग्स का ले लोगे, फीमर का ले लोगे, हिप का ले लोगे। तो आप बेसिकली इसमें ये देखते हो कि क्या कहीं लाइटिक लीजन है क्या, दैट इज बोन सर्वे नॉट स्कैन, प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनो। अब आपको बोन सर्वे पे 2 जगह लाइटिक लीजन मिला है, थॉट इट इज पेजेट्स। अब आप किस पे जाओगे, बोन स्कैन पे। बोन स्कैन इज ए न्यूक्लियर स्कैन, जहां टेक्नीशियन में जो भी आप रेडियो कॉन्ट्रास्ट, न्यूक्लियर रेडियो कॉन्ट्रास्ट दोगे और देखोगे बोन की एक्टिविटी कहाँ ज्यादा है, जहां ज्यादा वेस्कुलरिटी होगी वहां एक्टिविटी होगी, तो नॉर्मल से ज्यादा वहां ब्राइट मतलब डार्क ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देगा, जैसा पेट स्कैन में दिखाई देता है। सो दैट इज हाउ यू डायग्नोज ए केस ऑफ पेजेट्स डिजीज। ठीक है,
अब आपने पेजेट्स डाउनलोड अपना पेजेट्स डायग्नोज कर लिया, पहले तो मेरे को जस्ट गिव मी थम्स अप कि अगर आपके लिए स्पीड ज्यादा नहीं हो रही, क्योंकि आज कुछ बंदे यहाँ नए हैं, इफ स्पीड इज ओके देन ठीक है, स्पीड ज्यादा लग रही है प्लीज डू टेल मी, आई वांट एवरीबॉडी ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, कोई मिस नहीं होना चाहिए, फाइन है सभी को, ठीक है, स्लो चलने का नीड हो तो प्लीज बता देना। तो स्लो चल रहा है बॉस, मतलब स्लो चलना है, अच्छा स्लो चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। वीडियो में तो एरर नहीं आ रहा, वीडियो आपको क्लियर आ रहा है या वीडियो स्लो चल रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा है यार, अगर तुमको स्लो लग रहा है तो आई कैन गेट क्विक, दैट इज वेरी गुड फॉर मी, बहुत ही अच्छे, बढ़िया बढ़िया अक्षय, आजकल सब लोग स्पीड से कोऑपरेट करो, दैट इज वेरी गुड साइन। ठीक है, तो आपने एक पिक्चर बना ली कि पेजेट्स का पेशेंट कैसे आएगा, आपने पीएचसी पे बैठे हो, एक पेशेंट बोन पेन की कंप्लेन कर रहा है, आपने रूटीन करा लिया, विटामिन डी करा लिया, नॉर्मल आया, आपने सीबीसी आरएफटी एलएफटी कराया, आपने मल्टीपल माइलोमा सोचा लेकिन एनीमिया नहीं था, डिरेंज रेनल फंक्शन नहीं था, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो रिवर्स नहीं था, आपने देखा सिर्फ एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ था, पीएचसी और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जीजीटी का टेस्ट होता, आपने कराया, नॉर्मल आया, आपने समझा यार ये बोन से रिलीज हो रहा है, आपने पीएचसी पे बैठे बैठे एक सीएचसी पे एक चेस्ट एक्सरे बोल दिया, एक स्कल का बोल दिया, एक हैंड का बोल दिया, एक हिप का बोल दिया, आपको एक लाइटिंग लीजन मिल गया, अब आपने उसको एम्स रेफर कर दिया, एसएमएस रेफर कर दिया कि बोन स्कैन कराओ, पेजेट्स है, इलाज लो, वरना पेजेट्स का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ऑस्टियोसार्कोमा, द ऑस्टियोसार्कोमा इज डेडली, तो अब यू डू नॉट, द रिस्क ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा इन पेशेंट ऑफ पेजेट्स इज 100 टाइम्स मोर कंपेयर टू अस, इसलिए अपने को इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी रहता है। अब आप बात समझो कि अपनों ने इसका डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं इसका ट्रीटमेंट एस्पेक्ट। देखो अपनों ने डायग्नोसिस कर लिया, बोन स्कैन में अपटेक ज्यादा आ गया, अब इसमें दो स्पेशल बातें हैं। देखो नॉर्मल कैंसर, मान लो ब्रेस्ट कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, वो दिमाग में जाता है, वर्टिब्रा में जाता है, फैलता ही रहता है, फैलता ही रहता है। पेजेट्स की एक खास बात है, वो सालों तक एक ही जगह रहेगा, मान लो मेरे स्कल में पेजेट्स हो गए, वो 10 साल तक यहीं पड़ा रहेगा, वो अगर मैंने ड्रग नहीं ली तो वो डिस्ट्रक्शन बढ़ाएगा, ड्रग ले रखी है तो वो उसी लेवल का रहेगा, ऐसा नहीं कि मेरी बोन टोटली नॉर्मल हो जाएगी, नहीं होगी, जो पेजेट्स ने डिस्ट्रक्शन कर दिया वो हो गया, लेकिन वो फैलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि 3 साल बाद मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो मेरे माथे से यूमरस में आ गया, यूमरस से फीमर में आ गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल, मान लो मेरे को पेजेट्स है, मेरे स्कल में पेन था, आपने एलेंड्रोनेट दी या नहीं दी, मैं ठीक हो गया, आई एम फाइन फॉर रेस्ट 10 ईयर्स, मैं आपके पास 10 साल बाद आता हूँ और बोलता हूँ आई हैव ए हिप पेन एंड इन माई रिकॉर्ड्स यू सी कि मेरे को पेजेट्स पहले था, नाउ दैट इज ए वेरी सम केस, because if a patient of Paget's has a new pain and on X-ray you changes either new see either new lytic lesion or sclerotic changes, the first thing you should suspect यार इस patient को हो सकता है osteosarcoma हो गया हो, so you must get a bone biopsy. Do not give him calcitonin and send home. Do not give him anildronate and send home. Admit that patient, get a bone biopsy. See the tissue जो भी जहाँ पेन हो रहा है, जिस बोन में पेन हो रहा है उसका बायोप्सी करो और देखो उसकी पैथोलॉजी, अगर वो ऑस्टियोसार्कोमा है then you send him to oncology. If it is not, then it is fine. So this is the complication of पेजेट्स डिजीज। दूसरी बात मैंने आपसे करी थी कि पेजेट्स के अंदर बोन की वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, बोन की वेस्कुलरिटी बढ़ने का साइड इफेक्ट क्या होता है, सी देखो, अगर मेरी ये फिंगर यहाँ से कट जाती है, ठीक है, या मान लो मेरी फिंगर में कट आ गया, ऐसे कट आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ सूचर लगा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, यहाँ प्रेशर दे सकते हो, आप मेरी ब्लीडिंग रोक दोगे। ठीक है, मान लो मैं भाई गर्लफ्रेंड छोड़ गई और आर्टरी काट के आ रहा हूँ, और आर्टरी काटी, आपने आर्टरी सूचर कर दी मेरी, या प्रेशर लगा दिया, या ऊपर पीछे से ब्रेकियल पे प्रेशर लगा के मेरी ब्लीडिंग एक बार होगी, मेरे अब्डोमेन में ब्लीडिंग होगी, आप गए अब्डोमेन खोला, ब्लीडिंग होगी, लेकिन 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 अगर आप सपोज करो मेरी ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर रहे हो या किसी की भी, एंड ही हैज ए फ्रैक्चर ऑफ लाइक, आप सपोज करो रेडियस का फ्रैक्चर है ना, रेडियस का फ्रैक्चर है, उनको ओपन करना है, ओपन और करके फिक्स करना है, नॉर्मल बोन है, वो गए उन्होंने बोन को काटा, थोड़ी मोटी ब्लीडिंग हुई क्योंकि बोन के अंदर बोन मैरो तो है, देयर इज माइल्ड ब्लीडिंग, वो रुक गई, और उन्होंने जो फिक्सेशन वगैरह करना था ऑर्थो वालों ने हड्डी तोड़ का काम कर दिया, बात खत्म। बट दिस इज ए पेशेंट ऑफ पेजेट्स,
और किसी ने उस एल्कलाइन फॉस्फेटेस को सीरियसली नहीं लिया और उस पेशेंट का ओटी कर दिया। ओटी में लेते ही उसकी जैसी बोन कटेगी, या फिर अगर बाईपास का पेशेंट है तो स्टेनोटोमी होगी, छाती खोल के वो हर्ट को देखेंगे। वो जो बोन ब्लीड करेगी, नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप इन ए लाइफ टाइम, वो पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा, बिकॉज दैट बोन इज वेरी वेस्कुलर। आप बोन पे टांका भी नहीं लगा सकते, आप बोन को रैप अप भी नहीं कर सकते, आप बोन पे प्रेशर भी नहीं लगा सकते, बिकॉज इट इज ऑलरेडी ए स्टिफ स्ट्रक्चर। दैट इज वाई द इंडिकेशन of alendronate preoperatively even in a asymptomatic patient of Paget's is very very relevant. अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है लेकिन वो पेशेंट पेजेट्स का डायग्नोज हो गया और उसकी कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी या ऐसी सर्जरी जिसमें बोन कट करने की जरूरत है, you need to give him alendronate because alendronate has shown to decrease the blood supply of the bone, तो उसकी वेस्कुलरिटी कम कर देगा, तो chances of the bleeding will decrease. ठीक है, प्लीज एनीबडी इन द चैट टाइप 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ एलेंड्रोनेट फार्मा का क्वेश्चन है, कोई फाइनल ईयर का बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, प्लीज बताओ, कोई तो बताओ। बता दो यार, ऐसे मत करो, साइड इफेक्ट ऑफ एलेंड्रोनेट तो बता दो यार। विरिलिज्म और कुछ ढंग का बताओ यार अक्षय, ऐसे मत करो। एलेंड्रोनेट को यार ऐसे मत करो, मैंने तुम्हारे को पहले भी लेक्चर्स में समझाया हुआ है, डू नॉट डिसअपॉइंट। ठीक है, एलेंड्रोनेट मैंने अब तक 3 बार बता चुका हूँ मैं शायद अलग अलग लेक्चर में। बहुत बढ़िया दिन है, बहुत बढ़िया, पिलेसोफेजाइटिस। ठीक है, एलेंड्रोनेट क्या होते हैं कि ये आप इसको इंस्ट्रक्शन दोगे पेशेंट को कि गोली लेने के बाद आधे घंटे तक लेटना नहीं है, चलते रहना है, 1 गिलास पूरा गिलास पानी पीना है, बिकॉज ये कॉमनली यहाँ अटक जाती है, वो चेस्ट पेन पिलेसोफेजाइटिस के कारण ही होता है, यहाँ अटक जाती है और वहां जाके इन्फ्लेमेशन करा देते हैं, इट कॉजेस पिलेसोफेजाइटिस। वो हर्ट पेन और जो चेस्ट पेन होता है दैट इज मोस्टली ड्यू टू पिलेसोफेजाइटिस इटसेल्फ, क्योंकि वो यहाँ जाके इसोफेगस में अटक जाती है और वो इट रिजेंबल्स हर्ट पेन। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको देनी होती है, और किस पेशेंट और किस गोली में दोगे पहले भी बताया हुआ है, डॉक्सीसाइक्लिन में दोगे, और 2 more drugs I have written in the previous notes, इनमें आप पिलेसोफेजाइटिस। सेकंड साइड इफेक्ट प्लीज बताओ, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट समवन टू टेल। सेकंड इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो कि आपका आप पढ़ते हो लेकिन ना आपने देखा ना मैंने कभी वो साइड इफेक्ट देखा, कि एलेंड्रोनेट का और क्या साइड इफेक्ट होता है, बता दो यार। चलो कोई नहीं, ठीक है। आपने जॉन एक्रोसिस सुना है? प्लीज अगर थम्स अप करो किसी ने जॉन एक्रोसिस सुना है मेरे बोलने के बाद, अगर किसी को याद आ रहा है कि एलेंड्रोनेट का साइड इफेक्ट कृष्णा ने सुना है, और कोई बाकी ने सुना ही नहीं? जॉन एक्रोसिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ बिसफॉस्फोनेट्स, लाइन सुनी है कहीं? आज नहीं सुनी, अब सुन लो, आज के बाद रटना नहीं पड़ेगा, बिकॉज बिसफॉस्फोनेट्स आई जस्ट टोल्ड यू ये प्री ऑपरेटिवली क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दे डिक्रीज द ब्लड सप्लाई। अब आप मेरी समझो, मेरी जॉ में ऑलरेडी बहुत कम ब्लड सप्लाई होती है और बिसफॉस्फोनेट्स में ले लूं तो इसका बहुत रेयर साइड इफेक्ट है, लेकिन जिसमें होगा ऑलरेडी डिक्रीज ब्लड सप्लाई है, पूरी बॉडी की सब बोन में ब्लड सप्लाई डिक्रीज करेगी, तो मेरी जॉ बोन में भी डिक्रीज करेगी, और जॉ बोन में जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी इट विल कॉज जॉ नेक्रोसिस। तो मैंने उसकी फोटो भेजी हुई, या तो यहाँ से नेक्रोसिस दिखाई देगा या मुंह खोल के यहाँ आपको नेक्रोसिस दिखाई देगा। So the side effect of alendronate is jaw necrosis. Now you know why the jaw necrosis is a side effect of alendronate। तो जाके अपने 2-4 दोस्तों को जाके डिप्रेस कर देना, ठीक है। ऐसी हमेशा ना रोज ऐसी ऐसी कोई बातें याद रख लिया करो जो आड़ी टेढ़ी हो, याद करने में मजा आए, और 2 लोगों को लोड दे दो और मस्त रहो, ठीक है। ठीक है, किसी को ऐसा ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि तुमको आगे कोई लोड दे दे, ठीक है। सो आपको एलेंड्रोनेट का साइड इफेक्ट होता है और वो इसका यूजेज होता है इन केस ऑफ पेजेट्स डिजीज। पेजेट्स डिजीज मान लो मेरे को है, मेरे को बोन पेन नहीं है, मेरा क्रेनियम या मेरे वर्टिब्रा या लंबोसेक्रल स्पाइन नहीं इन्वॉल्व है, मेरे हिप नहीं इन्वॉल्व है, मेरे को कोई पेन नहीं है और मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई, तो आप मेरे को नहीं आप मेरे को एलेंड्रोनेट भी नहीं दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मस्त चलता रहूँगा। लेकिन अगर सर्जरी हो रही है, अगर बोन पेन है, अगर फ्रैक्चर है, और अगर प्री ऑपरेटिव है, या फिर पेशेंट के सेंसिटिव एरिया जैसे स्कल में और पेजेट्स है, स्पाइन में पेजेट्स है,
हिप में पेजेट्स है, जो कि ऐसे एरियाज है जहाँ की इंजरी के बाद फ्रैक्चर होने का पेशेंट का प्रोग्नोसिस काफी खराब होता है, देन यू विल गिव एलेंड्रोनेट। तो ड्रग ऑफ चॉइस इज एलेंड्रोनेट बिकॉज ये ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है बढ़िया सी प्यारी सी बोन बनाने के लिए, और ऑस्टियोक्लास्ट को इनिबिट करता है ताकि बोन रिजॉर्प्शन रुक जाए। ठीक है, अब आपके पास सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने नोट्स भी डाल रखे हैं, तुम चीटिंग करके बता दो। अगर एक पेशेंट आता है पेजेट्स डिजीज का और बहुत सीवियर बैक पेन की कंप्लेन कर रहा है और ऑलरेडी बैक में उसको पेजेट्स है, क्या ड्रग दोगे? एक ऑप्शन दे रहा हूँ डाइक्लोफेनेक, एक ऑप्शन दे रहा हूँ एलेंड्रोनेट, एक ऑप्शन दे रहा हूँ ट्रामाडोल, और एक ऑप्शन दे रहा हूँ अपना कैल्सिटोनिन। क्या दोगे? ये क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के आएंगे तुम्हारे। एक पेशेंट आ रहा है, पेजेट्स डिजीज का नोन केस है, लंबोसेक्रल स्पाइन में है, सीवियर बैक पेन हो रहा है, डाइक्लोफेनेक दोगे, अपना ट्रामाडोल दोगे, पैरासीटामोल दोगे, एलिंड्रोनेट दोगे, या फिर कैल्सिटोनिन दोगे? कोई तो बता दो। नहीं आइडिया? आइडिया नहीं है तो अभी ले लो, एक लाइन याद कर लो। Drug for acute management of bone pain is calcitonin. It is a very, very good drug. It is a wonder drug. It is in injectable form, works very quickly, and decreases bone pain. And it is also a good drug for acute management of hypercalcemia. कोई hypercalcemia का management बताएगा प्लीज? फार्मा का क्वेश्चन है और मेडिसिन का है। ये तो शायद मैंने पहले पढ़ा भी दिया है तुम लोगों को। हाइपरकैल्सीमिया का पहली चीज क्या दोगे? आप पीएचसी पे बैठे हो, क्या दोगे हाइपरकैल्सीमिया में? एक पेशेंट आ गया हाइपरकैल्सीमिया का, सीजर के साथ आ गया या ड्राउजीनेस के साथ आ गया, क्या दोगे? हाइपरकैल्सीमिया में आप दोगे सबसे पहले आईवी फ्लूइड फॉलोड बाय डायूरेटिक। ये मत बोलना पेरिफेरी में कि मैं पेरिफेरी में बैठा हूँ, मेरे पास एलेंड्रोनेट नहीं है, बॉस ने एलेंड्रोनेट बताया था या उन्होंने कैल्सिटोनिन बताया था, वो सब मेरे पास नहीं है तो आप रेफर हो जाओ। नहीं, आईवी फ्लूइड देना फॉलोड बाय फ्यूरोसेमाइड। थायजाइड नहीं देना, थायजाइड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है ब्लड में, फ्यूरोसेमाइड कम करता है। तो आप क्या करते हो? बहुत सारा फ्लूइड देते हो ताकि हीमोडाइल्यूशन से भी कैल्शियम का लेवल कम हो, साथ में आप फ्यूरोसेमाइड डायूरेटिक देते हो ताकि जितना बचा हुआ कैल्शियम है वो बाकी सारे आयन के साथ भी यूरिन से निकल जाए। तो आई होप हाइपरकैल्सीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, आप एमबीबीएस में एमडी में क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन इज और हाँ, एक इंडिकेशन मैंने पेजेट्स डिजीज का ट्रीटमेंट का न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज। अगर कोई ना कोई नर्व एंटेंगलमेंट हो रहा है, क्योंकि देखो ये बोन है, बोन के अंदर से नर्व्स भी जा रही है और ब्लड वेसल भी जा रही है, तो अगर यहाँ कोई भी वेस्कुलरिटी बढ़ती है तो नर्व का कंप्रेशन हो सकता है, तो पेशेंट में हियरिंग की प्रॉब्लम और पैरालिसिस की प्रॉब्लम आ सकती है। देन ऑल्सो यू विल गिव ट्रीटमेंट ऑफ एलिंड्रोनेट। फिर अपने बात करते हैं व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन। एक कॉम्प्लिकेशन मैंने बता दिया, ऑस्टियोसार्कोमा कब सोचोगे? जब ऑलरेडी एक पेजेंट्स का पेशेंट और उसको नया बोन पेन हो रहा है और नया स्क्लेरोटिक लीजन है, थिंक ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा, गेट ए बोन बायोप्सी, कंफर्म द डायग्नोसिस। सेकंड कॉम्प्लिकेशन इज हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। अब ये बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझो। पेजेंट डिजीज में बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ? वेस्कुलरिटी बढ़ रही है, ब्लड वेसल्स बढ़ रही है। तो मेरी बात समझो, मेरा ये दिल है, ठीक है, अब ये मेरी इतनी बॉडी सरफेस एरिया को सप्लाई कर रहा है, जहाँ मेरे ब्रेन में ब्लड वेसल्स है, मेरे हैंड्स में ब्लड वेसल्स है, मेरे चेस्ट में थॉरेक्स में ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब मैं ही बंदा हूँ, दिल भी वही है, लेकिन मेरी पूरी बोन्स के अंदर अब अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल डबल होगी, बिकॉज आई सेड इन पेजेंट्स देयर विल बी इंक्रीज वेस्कुलरिटी। तो दिल यही है, शरीर यही है, लेकिन ब्लड वेसल डबल होगी। तो ब्लड वेसल, यू नो, इट हैज वेरी लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, अपने ब्लड वेसल को आप बिछा दोगे ना, खोल के बिछा दोगे ब्लड वेसल्स को आपकी ह्यूमन बॉडी को, तो आपका घर भर जाएगा, इतनी सारा सरफेस एरिया होता है। तो अब आपने क्या करा? वो सरफेस एरिया डबल कर दिया आपने, उसी हार्ट पे आपने लोड बढ़ा दिया। कैसे? सरफेस एरिया ब्लड सप्लाई का बढ़ा दिया। नाउ आई विल डाई ऑफ हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। इसीलिए पेजेंट्स को ट्रीट करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब क्या नाम, तो ठीक है, इसमें अपना लगभग पूरा पेजेट्स कंप्लीट हो चुका है। आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू गाइस इन 5 मिनट्स। आई विल लेट यू गो थ्रू ऑल द नोट्स, और जो भी मैंने बोन स्कैन्स की पिक्चर, बोन सर्वे की पिक्चर और ट्यूमर की पिक्चर्स, दे ऑल हैव देयर इन इटसेल्फ। फाइनली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जस्ट गिव ए थम्स अप अगर अब तक सब समझ आ गया है, तो आई कैन कंटिन्यू फॉर 5 मिनट्स मोर। ठीक है, बहुत बढ़िया, स्पीड से कोप अप कर रहे हो, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, इतनी स्पीड से चल लो ना तो अपने सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कर दें। ऑस्टियोपोरोसिस का छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ।
ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है बोन एज के साथ वीक होना। आपने बहुत सारी मदर्स को होगा आपको, अनफॉर्चुनेटली इफ दे डोंट हैव वेरी गुड, ठीक है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस आपने, अगर आप में से कोई भी मेडिसिन सर्जरी की ओपीडी में, ऑर्थो की ओपीडी में रहते हो ना, तो आप देखोगे 60-50+ फीमेल्स सारी सेम ही कंप्लेन के साथ आती है, डॉक्टर साहब घुटने बहुत दुखते हैं, दर्द की ट्यूब लिख दो, 2 मत लिखना 4 लिखो। व्हाई? बिकॉज दे हैव osteoporosis. Their bones are literally grinding like that. There is no good hyaline cartilage, so there is no covering of the bones. Bone are literally frictioning among themselves. तो bone pain होता है बहुत ज़्यादा, तो they need to like wear the braces and apply the diclogel, and diclogel is proven to work on osteoporotic pain. So always prescribe them. Do not like think कि यार वो क्यों लेके जा रही है इतनी सारी, because they have symptomatic relief, they apply that on multiple times. तो osteoporosis में bone weak हो जाती है। पोरोटिक मतलब छेद, सिंपल सा ध्यान रखो, बोन वीक हो जाएगी, गलने लग जाएगी बोन। तो इसमें क्या होगा, सारी चीजें नॉर्मल मिलेगी, विटामिन डी नॉर्मल मिलेगा आपको, कैल्शियम नॉर्मल मिलेगा, फास्फोरस नॉर्मल मिलेगा, ठीक है, अनलाइक ऑस्टियोमेलेशिया। और आपको डेक्सा स्कैन करवाना पड़ता है, और डेक्सा स्कैन में आपको टी स्कोर कम मिलता है, आपको नॉर्मल से ज्यादा बोन की डेंसिटी कम मिलती है, क्योंकि आप ऐसे याद रख लो, ऑस्टियोपोरोसिस पोर्स हो रहे हैं, पोर्स हो रहे हैं मतलब डेंसिटी कम मिलेगी। That is the simple explanation of osteoporosis. Diagnosis कैसे, DEXA scan, T score, Z score अभी आज के लिए इतना याद रख लो। कॉमन कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? एक, अब मैंने बोला अपने मदर्स को होता है, क्यों होता है? बिकॉज एस्ट्रोजन इज प्रोटेक्टिव फॉर बोन बट प्रॉब्लमेटिक फॉर योर यूट्रस एंड योर ब्रेस्ट। बट अगर क्या होता है, मीनोपॉज आ चुका तो बॉडी से एस्ट्रोजन सॉरी अपना प्रोजेस्टेरॉन चला गया, सॉरी, तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों की अमाउंट कम होगी, एस्ट्रोजन फिर भी फैट से निकलेगा लेकिन उतनी अमाउंट में नहीं निकलेगा। नाउ इट विल कॉज decrease in bone mineral density. The most common cause is postmenopausal itself. Other causes of osteoporosis among Indians are vitamin D deficiency, and most important जो आप एनकाउंटर करोगे, जो आप प्रिवेंट कर सकते हो, जो कि अपने फिजिशियंस की मिस्टेक होती है, इज लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज। सॉरी, steroid causes decrease steroid causes decrease in bone mineral density. तो steroid का side effect is osteoporosis. तो कोई भी पेशेंट जब लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड पे होता है, ऑलवेज गिव देम विटामिन D3 प्लस कैल्शियम, एंड इफ दे हैव डिक्रीज T score on DEXA scan, give them alendronate. Do not wait for the fracture to happen. ठीक है, तो डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट में वहाँ भी एलेंड्रोनेट दोगे, विटामिन D3 प्लस कैल्शियम फर्स्ट चॉइस होती है। 1500 अपना mg पर डे तक अपने को इसमें विटामिन डी कैल्शियम देना होता है, ठीक है, 1000 mg देना होता है ऑस्टियोपेनिया के केस में। सो दैट इज द सिंपल ओवरव्यू ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ आई विल क्विकली शेयर द स्क्रीन विद यू, ठीक है, और स्क्रीन शेयर करके अपने नोट्स को फटाफट गो थ्रू, देन वी विल क्लोज द लेक्चर। टुमारो वी विल डिस्कस ऑस्टियोपोरोसिस। यार कल के लिए ना थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, कल मैं लेक्चर थोड़ा जल्दी लूंगा, बिकॉज कल मैं नाइट में ट्रेवल करूंगा, तो इन द इवनिंग आवर्स आई विल टेक द लेक्चर। क्या आप लोग मतलब कंफर्टेबल हो 6 के अराउंड या 5 के अराउंड आने में? जस्ट गिव ए थम्स अप इफ कृष्णा और अक्षय, अविनाश, ठीक है। और भी कोई सजेशन हो आपको, मान लो 3 to 7 में, तो डू कम्युनिकेट। 3 to 7 के बीच में आई कैन टेक लेक्चर, ठीक है। और अगर आप में से कोई नहीं अटेंड कर पाए, वो यूट्यूब पे आएगा, बट वो कुछ दिनों बाद आएगा, तो आई वुड सजेस्ट डू अटेंड, ताकि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, ठीक है। नाउ आई विल क्विकली गो थ्रू द नोट्स, ठीक है, और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, देन वी विल। ये देखो, पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन, इसका दूसरा नाम ऐसा मत करना कि यार बोन
पेपर में पेजेट्स डिजीज नहीं आया और आपने बोला बॉस क्वेश्चन सही नहीं हुआ इतना पढ़ने के बाद, इसका दूसरा नाम है ऑस्ट्राइटिस डिफॉर्मिस, मतलब बोन डिफॉर्मिंग बोन बनना। ठीक है, पेजेट्स डिजीज ऑफ निप्पल है, इसको प्लीज रट लेना, सर्जरी से एक क्वेश्चन आते ही आता है। मोस्ट कॉमनली डक्टल कार्सिनोमा होता है, उसके कारण ये पेजेट्स की तरह मैनिफेस्ट करता है, और प्रोग्नोसिस पुअर होता है, अगर लंप साथ में हो तो मैलिग्नेंट सेल को पेजेट सेल बोलते हैं। ठीक है, अब बोन डिजीज है ये, पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन है, जिसमें बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा होता है, अब नॉर्मल न्यू बोन फॉर्मेशन होता है, और वीक और पेनफुल बोन्स होती है। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट डू नॉट ब्लास्ट द बोन, दे मेक द बोन, ऑस्टियोब्लास्ट रिजॉल्व द बोन, दैट इज दे डिस्ट्रक्ट द बोन। ठीक है, तो इसमें ऑस्टियोक्लास्ट बढ़ जाता है और फिर वो बोन रिजॉर्व करता है, कंपनसेशन ऑस्टियोब्लास्ट बढ़ता है, लेकिन वो एबनॉर्मल बोन बनाता है, और कंपनसेशन में ब्लड सप्लाई बढ़ती है, इसलिए वेस्कुलरिटी बढ़ती है, इसलिए आप देख सकते हो कितना रेड रेड का साइज का ट्यूमर है। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ब्लड को, हार्ट को पंप ज्यादा करना पड़ेगा, पंप करेगा तो हाई आउटपुट फेलियर होगा। इसीलिए ट्रिक है, नेट से मैंने निकाली है, पेजेट्स डिजीज की पैनिक ट्रिक है, पेन इन द बोन, जॉइंट पेन, नर्व कंप्रेशन के कारण सिम्टम आएंगे, बोन में डेंसिटी इंक्रीज दिख सकती है फॉल्सली, एक्चुअल में डिक्रीज हो जाएगी, कार्डियक फेलियर, आपको रीजन समझ आ गया, स्क्लेरोटिक वर्टिब्रा फोटो दिखा दूंगा अभी। अनलाइक अदर मैलिग्नेंसी पेजेट्स इज लिमिटेड, सो इफ दैट इज, अगर पेजेट्स आपको है तो वो फैलेगा नहीं, दूसरी बोन्स में नहीं जाएगा, एंड इट वोट स्प्रेड नॉर्मली। बट अगर नया लीजन आया तो आपको क्या सोचना है, ऑस्टियोसार्कोमा सोचना है, बोन बायोप्सी करनी है, 100 टाइम्स ज्यादा रिस्क है ऑस्टियोसार्कोमा का। साइन एंड सिम्टम मोस्टली इंसिडेंटली डायग्नोज्ड होता है, पेशेंट यूजुअली बोन पेन के साथ और फ्रैक्चर के साथ प्रेजेंट करता है। सिम्टम कैसे आते हैं, जैसे स्वेटिंग ऑन हेड, इंक्रीज इन हेड साइज। प्लीज कोई बताओ, इंक्रीज इन हेड साइज मैंने थोड़े दिन पहले और कौन सी डिजीज में बताया, एनीबडी नोज? इंक्रीज इट हैंड साइज, हेड साइज, एंड ग्लव साइज, एंड शू साइज, एक्रोमिगेली यार, है ना, एक्रोमिगेली के अंदर भी ये सब होता है। बहुत बढ़िया अक्षय। ठीक है, डायग्नोसिस आइसोलेटेड इंक्रीज इन एल्कलाइन फॉस्फेटेस, कैल्शियम फॉस्फोरस विटामिन डी नॉर्मल रहेगा। फर्स्ट टेस्ट कौन सा, इनिशियल टेस्ट क्या हो गया, बोन सर्वे, यहाँ जीजीटी भी नॉर्मल होगा, लिख लेना, वो मैंने आगे केस में बताया हुआ। बोन सर्वे, स्केलेटल सर्वे सिंपली क्या है, अलग अलग टाइप के आपने एक्सरे करा लिया, स्कल का करा लिया, स्पाइन का करा लिया, थोरेक्स का करा लिया, लंबोसेक्रेल का करा लिया, दिस इन दैट। आप लाइटिक लीजन ढूंढने की कोशिश करो, वर्ड पे ध्यान पे जाना है, स्केलेटल या बोन सर्वे है, स्कैन नहीं है। बोन स्कैन या न्यूक्लियर स्कैन को स्किनटीग्राफी भी बोलते हैं। यहाँ इस तरीके से आप टेक्नीशियम डालते हो, तो टेक्नीशियम बाकी जगह तो जहाँ जैसे ब्लैडर में थोड़ा आ गया, वर्टिब्रा में आ गया, लेकिन देखो सबसे ज्यादा यहाँ लेफ्ट साइड की एंटीरियर व्यू है, तो ये लेफ्ट साइड की फिबुला है, यहाँ आया है, तो यहाँ पेजेट्स डिजीज है, वेस्कुलरिटी बढ़ी हुई है। और उसके बाद देखो क्या नाम अपना, ये थोड़े टाइम बाद स्लाइटली इंप्रूवमेंट आ जाएगा इसमें। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ टू इंटरप्रेट रिपोर्ट्स। ठीक है, जैसे ना मैं आपको अपनी एक रेजिडेंसी का किस्सा बताता हूँ। एक बार एक फीमेल थी, प्रेग्नेंट फीमेल थी, 6 मंथ, और मैंने, वो आई थी हमारे पास फीवर के साथ, एंड वी वर मैनेजिंग फीवर, दैट वाज मलेरिया पेशेंट। एंड मैंने बोला कि सर ये पेशेंट फीवर का है, एमपी पॉजिटिव है, आरटीसी यूनिट दे रहे हैं, डे 3 है, प्लेटलेट नॉर्मल है, सीबीसी नॉर्मल है, लेकिन सर एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़े हुए हैं। तो सर ने आंख दिखा के मेरे से पूछा क्यों बढ़े हुए हैं, फिर सीनियर से पूछा क्यों बढ़े हुए हैं, तो हमने एक बार तो हमारे को जवाब नहीं आया। देन ही सेड यार एल्कलाइन फॉस्फेटेज के सोर्स क्या होते हैं, तो इसीलिए यहाँ ध्यान से देखो, इसीलिए बोलते हैं कि रिपोर्ट इंटरप्रेट करना आना चाहिए, फालतू में उस पेशेंट की सीटी कराओ, लिवर देखो, कोई मतलब नहीं है। सोर्स क्या क्या होता है, लिवर, बोन, प्लेसेंटा और इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन भले भूल जाओ, लिवर, बोन, प्लेसेंटा ध्यान रखो। तो उस पेशेंट में प्लेसेंटा नहीं बन रही थी, तो उसके कारण क्या होता है, फिजियोलॉजिकली आप प्रेग्नेंट फीमेल, अगर आप में से कोई गायनी में पोस्टेड होगा तो उसमें फिजियोलॉजिकली अपना एल्कलाइन फॉस्फेटेज 200 300 400 तक आ जाता है, विद नॉर्मल बिलीरुबिन कुछ नहीं करना। ऐसे ही अगर एक 11 साल का बच्चा है, उसके आप रूटीन रिपोर्ट कराओगे, उसमें भी एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि बोन एक सोर्स होता है, और बोन डिस्ट्रक्शन नहीं, सिंपल बोन का जब टर्नओवर बढ़ा हुआ है, क्योंकि जब आप छोटे होते हो आपकी हाइट बढ़ रही होती है, बोन की ग्रोथ बढ़ रही होती है, तो भी एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ होगा। और ये आप सब लोग जानते हो, लिवर से सोर्स होता है, आपने देखा होगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, सीनियर बोलते होंगे अच्छा इसका बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। सो दैट इज द 3 सिनेरियोस। तो आपको रिपोर्ट्स इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए, वरना आप छोटे बच्चे को भी बिना बात सिटी स्कैन करा दोगे।
तो फिजियोलॉजिकल कॉज इन्फेंसी और चाइल्डहुड में ग्रोइंग बोन के कारण, प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा के कारण, और ये दो मेन कॉज है। थर्ड फिर पैथोलॉजिकल बोन डिजीज जैसे पेजेट्स, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, ऑस्टियोमैलेशिया, कोलेस्टेसिस, हेपेटिक मैलिग्नेंसी जैसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। एक आपकी ये फोटो आती है कॉटन वूल स्कल की, देखो नॉर्मली क्या होता है, दोनों स्कल की बोन्स इतनी पास पास होती है, इसमें वेस्कुलरिटी बढ़ती है, दोनों डिप्लोइक स्पेस कितना ज्यादा बढ़ गया, देखो कितना ज्यादा, तो डिप्लोइक स्पेस बढ़ गया, दैट इज इंक्रीज डिप्लोइक स्पेस, कॉटन वूल स्कल, इंटरमिटेंट इसमें स्क्लेरोसिस हो जाता है, वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, वेस्कुलरिटी बढ़ने के कारण स्वेटिंग होती है, ठीक है। ये आइवरी वर्टिब्रा है, प्रोबेबली ड्यू टू पेजेट्स डिजीज, जो मैंने बताया रिस्की पेशेंट है, इस पेशेंट को ट्रीट करना भले इसके कोई सिम्टम ना हो, क्योंकि ये रिस्की जगह, इस पेशेंट के स्पाइन में इंजरी होगी, बेचारा कभी चल नहीं पाएगा, दैट इज व्हाई यू नीड टू ट्रीट दिस पेशेंट। हाउ टू इवेल्युएट, जैसे एक एग्जांपल, एक 60 ईयर ओल्ड पेशेंट आया, ये तो बाईपास कराने गया, सीएबीजी मतलब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, प्री ऑपरेटिवली आपने सब रूटीन कराया, सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी सब नॉर्मल है, लेकिन एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है, बिलीरुबिन वगैरह नॉर्मल है। नेक्स्ट स्टेप क्या देखोगे, एल्कलाइन फॉस्फेट ऑफ 60 ईयर ओल्ड मेल है, तो ऑब्वियसली प्रेग्नेंट है नहीं, प्लेसेंटा गया, दो ही सोर्स बचे, बोन और लिवर, तो आप लिवर के देखने के लिए जीजीटी कराते हो, जीजीटी नॉर्मल है मतलब लिवर से नहीं रिलीज हो रहा प्लेसेंटा, जीजीटी इज गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को देखने के लिए यूज करते हैं। तो आपको समझ आ गया ये सोर्स कहाँ से है, बोन से है, तो आप बोन से है तो आप क्या करोगे, इसका डायग्नोसिस पेजेट्स बनाओगे। पेजेट्स को कंफर्म कैसे करोगे, इनिशियल टेस्ट ऑफ बोन सर्वे करोगे, जो कि मैंने बताया था ये वाला है, बहुत सारे एक्सरे करा लो, ठीक है, पीएचसी सीएचसी पर भी हो जाएगा। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या है, बोन स्कैन, स्किंटीग्राफी बोलते हैं, न्यूक्लियर स्कैन होता है, और उससे आप देख लोगे कि यार इस पेशेंट की बोन में हाइपर एक्टिविटी है। ट्रीटमेंट क्या है, क्या इस पेशेंट में देखो, इसमें मैंने कहीं बोन पेन बोला नहीं, बोन पेन भी नहीं है, क्या मैंने लंबोसेक्रेल एनवायरनमेंट बोला नहीं बोला, क्या मैंने नर्व कंप्रेशन बोला नहीं बोला, फिर भी इस पेशेंट को घर पे नहीं भेजना है और सीधा सीएबीजी नहीं करनी है, सीधा सीएबीजी कर दी तो जैसे आप स्टर्नोटोमी करोगे तो बंदा ब्लीडिंग से ही मर जाएगा, यू कैन नॉट स्टॉप द ब्लीड बिकॉज यू कैन नॉट अप्लाई प्रेशर ऑन द बोन्स, ना लाइगेचर लगा सकते, वो बंदा ब्लीडिंग से मर जाएगा, इसलिए आप उसको बिस्फॉस्फोनेट्स दोगे, ताकि इवन दो उसको कोई सिम्टम नहीं है लेकिन उसको आप ऑपरेट करने वाले हो तो उसका बिस्फॉस्फोनेट्स दोगे ताकि ब्लड सप्लाई कम हो और बोन के तोड़ने के बाद भी उसका मरे ना वो उस चीज से। तो प्री ऑपरेटिव एक इंडिकेशन होगा, इवन इफ पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक या फिर सेंसिटिव एरिया जैसे स्कल, हिप और लंबोसेक्रल स्पाइन में है, या फिर न्यूरोवेस्कुलर कंप्रेशन हो रहा है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट, मेन स्टे इज बिस्फॉस्फोनेट, इसके एक साइड इफेक्ट प्लीज रटना, पिलीसोफेजाइटिस काम कैसे करता है, हाइड्रोक्सीएपेटाइट को स्टेबलाइज करता है और ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है और ब्लड सप्लाई डिक्रीज करता है, तो प्री ऑपरेटिवली बहुत अच्छी ड्रग है। यार एक सेकंड, ये ना ओवरलैप होते ही थोड़ा सा खराब हो जाता है, मैं रीओपन करता हूँ इसको। अब देखो ये बिस्फॉस्फोनेट्स क्या करता है, रेयर साइड इफेक्ट, खुद ब्लड सप्लाई कम करता है, ब्लड सप्लाई कम करता है मतलब बोन की ब्लड सप्लाई कम करता है, तो इसी का रेयर साइड इफेक्ट क्या है, जॉ की ऑलरेडी ब्लड सप्लाई कम होती है, पेजेट्स इसको और कम कर देगा, तो देखो ये नेक्रोसिस हो गया जॉ का, ये देखो नेक्रोसिस हो गया जॉ का, ठीक है। कैल्सिटोनिन कब बोलना है, बोन पेन के लिए, एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ बोन पेन के लिए क्या यूज करते हो, कैल्सिटोनिन। कॉम्प्लिकेशन क्या है मैंने बता दिया, ऑस्टियोसार्कोमा कैसे इवेल्युएट करना वो डिस्कस हो गया, और हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ब्लड वेसल हो रही है, बहुत सारी बोन में ब्लड वेसल बढ़ रही है, जिसके कारण पेशेंट के सरफेस एरिया बढ़ता है, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, हार्ट इवेंचुअली विल गिव अप और पेशेंट विल डाई ऑफ हार्ट फेलियर, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहेगा। इट इज ए हाई आउटपुट स्टेट, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर और कहाँ होता है, जहाँ सीवियर एनीमिया होता है या शॉक के केसेस के अंदर। If a patient of Paget's of skull has pain in the right hip and X-ray shows sclerotic change, अब आप क्या करोगे, अर्जेंट एक बोन बायोप्सी करो because it's likely a case of ऑस्टियोसार्कोमा। तो यार आई होप आप सबको सब जुगाड़ आज वाला समझ आ गया, ठीक है। स्पीड मैंने ज़्यादा रखी बट यू गाइज हैव कोऑपरेटेड वेरी वेल, बढ़िया लगा सबने स्पीड के साथ कोऑपरेट करा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। I will just stop the recording. जिसको भी doubt है, I will on the microphones for everyone after the session. So good night everyone. Take care. Those who want to discuss something or take guidance or want to discuss doubt about this lecture, they can stay. Otherwise, यार chill करो. Good night. यार. Tomorrow we will discuss osteoporosis.